एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं क्यों मोदी मुद्दा बन गए हैं 2014 के चुनाव में। क्यों मुद्दे जितने भी, चाहे वो सुरक्षा के हों, रक्षा के हों, रोजगार के हों, स्वास्थ्य के हों, चाहे कृषि के हों, चाहे शिक्षा के हों, वो मुद्दे जनता के सामने फोकस में क्यों नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं नरेंद्र मोदी भस्मासुर हैं, कोई कहते हैं कि उन्होंने 2002 के दंगे करवाए हैं। कई लोगों के कई अपने अपने वक्तव्य हैं, अपने अपने शब्द हैं। सवाल यह है कि इस देश में कब तक आखिर व्यक्ति पे आरोप या प्रत्यारोप लगा के आप लोगों के सामने वोट मांगते रहेंगे? क्या आप वाकई असल मुद्दों को छुपा के चुनाव लड़ना चाहते हैं? आनंद रावत जी कहते हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी जी की भाषा जो है उसके कारण वो खुद ही मुद्दा बन जाते हैं। पुष्पिन, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जी के भाषा के कारण नरेंद्र मोदी सुर्खियों में रहते हैं और मुद्दा बनते हैं? एक सवाल मैं भी पुष्पेंद्र जी को दे दूं कि वो दिग्विजय सिंह जी का जो टॉन्च मार या पता नहीं क्या उन्होंने बोला था, वो भी क्या भाषा थी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं इसमें नहीं जाना चाहता। दिग्विजय सिंह इतने सीनियर लीडर नहीं है कि उनकी हर बात पे बयान दिया जाए, ये तो आपस का मामला है। बट मैं ये कह रहा हूं कि अभी हम इस मुद्दे पे हैं कि नरेंद्र मोदी हर पार्टी की जबान पे क्यों है, हर नेता के निशाने पे क्यों है, वो मैंने पहले तमाम दलों के नेता मुद्दों पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वही बात तमाम आज जो आनंद रावत साहब हमें दे रहे हैं कि देखिए साहब, वहां पे जमीन इस तरह से दी गई, वहां का जो मॉडल है उसमें ये खामियां हैं। ये खामी राहुल गांधी क्यों नहीं बात करते हैं? ये खामी दिग्विजय सिंह क्यों नहीं बात करते हैं? ये खामी मनीष तिवारी क्यों नहीं बात करते हैं? ये खामी मुलायम सिंह और मायावती क्यों नहीं बताती हैं कि गुजरात मॉडल की खामियां क्या है, भाजपा की नीतियों में कहां खामियां हैं, उनकी तमाम जो पॉलिसीज हैं उससे देश क्यों नहीं आगे बढ़ सकता है? उन पे क्यों नहीं बात हो रहा है? बात क्यों नरेंद्र मोदी पे क्यों हो रहा है? दिलीप, मैंने वही बात कहा कि देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी नहीं उनको उठाती है या दूसरे दल नहीं उठाते हैं, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो सबको ये जवाब देना पड़ेगा 107 दंगे क्यों हुए, सबको ये बताना पड़ेगा, कांग्रेस को भी ये बताना पड़ेगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया है सरकार के ऊपर वो क्यों किया है, अब अमित शाह का जिम्मेदारी कहां गई, अब बीजेपी ने दंगे कराए वो कहां गए। तो ये तमाम सारे मुद्दे जो हैं जिसके अंदर बेसिक चीजों पर सवाल होगा। 65 साल में से 55 साल कांग्रेस पार्टी रही है। अगर ये कहें कि हम गरीबी की बात करेंगे तो लोग इनसे पूछेंगे आप तो 71 से गरीबी हटा रहे थे, आपसे पूछेंगे कृषि दर क्यों कम हो रही तो कहते आप देश चला रहे थे। सवाल यह है कि पूरे देश की तुलना में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में क्या किया, यह मुझे समझ में नहीं आता कि वो गुजरात से आते हैं, गुजरात के अगर वो मुख्यमंत्री ना होते तो फिर इनका सवाल क्या होता। तो मेरा कहना यह है कि आप मुद्दों से इसलिए भटका रहे हैं कि आपने इस पूरे देश में पिछले 50 साल में बताइए कि कब ऐसा हुआ कि विकास का मुद्दा बना, कब बताइए कि हेल्थ मुद्दा बना, कब बताइए एजुकेशन मुद्दा बना। आप दंगों, बीजेपी दंगा पार्टी, कभी 2002 का जिक्र करते हैं, कभी भागलपुर का जिक्र करते हैं, लेकिन आप खुद ये नहीं बता पाते कि भाई हमारे जमाने में 5000 में से 4500 दंगे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वजीर आलाओं की क़यादत में हुए हैं। उन दंगों पे इनका क्या कहना है? मुझे लगता है कि हर पार्टी इस बात से घबराई हुई है कि जैसे जैसे हर पार्टी के सियासी लोग और खासतौर से धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लोग छोड़ के भाग रहे हैं, खुद कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता और जिस राज्य से हमारे आनंद भाई आते हैं, सतपाल महाराज की क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि कांग्रेस पार्टी को उन्हें छोड़ना पड़ा, और उसके बाद छोड़ते तो सही लेकिन साथ साथ नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ना शुरू किए। यह कांग्रेस इस देश की सेकुलर पार्टियों के लिए सवाल है। क्यों साबिर अली को यह कहना पड़ा कि मेरे मुसलमान होने की वजह से मुझे राज्यसभा नहीं भेजा पाया? यह तमाम उन लोगों के लिए सवाल है जिनकी दुकानें लुट रही हैं। लिहाजा उनको लगता है कि मोदी को अगर हमने सेंटर में नहीं रखा तो लोग हमसे सवाल करेंगे कि नीतीश कुमार जी आप यह बताएं कि आपकी पार्टी से लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी आप बताएं कि नरेंद्र मोदी के साथ 2002 से आप क्यों थे साथ में, क्यों सत्ता के लिए आपने साथ छोड़ा, और क्यों अब आप मुसलमानों का जो वोट बैंक आपका खिसक रहा है तो आपको लगता है फिर नरेंद्र मोदी को सेंटर में लाओ। ये तमाम सारे सवाल तमाम उन पार्टियों को जो धर्मनिरपेक्षता की झूठी और मक्कार राजनीति कर रहे हैं उनकी पोल खुल रही है। इस देश का युवा पूछ रहा है कि रोजगार कहां है, महंगाई का क्या कारण है, करप्शन के क्या कारण है। राहुल गांधी ने इतने दिन में यह जवाब नहीं दिया कि 2G क्यों हुआ।
कोल ब्लॉक क्यों हुआ, रेलगेट क्यों हुआ, क्योंकि वो बात जवाब नहीं दे पाएंगे कि अशोक चौहान क्यों है, वो जवाब नहीं दे पाएंगे पवन बंसल क्यों है। तो मेरा कहना है कि एक दूसरे को उछालिए कि साहब येदियुरप्पा आपके पास है तो हमारे पास ये। सवाल यह है कि देश की बड़ी सबसे पार्टी होने के नाते इनको उन मुद्दों के जवाब देने चाहिए जिस पे 55 साल इन्होंने राज किया। आज ये सवाल कैसे उठाएंगे कि हमने साहब हेल्थ पॉलिसी नहीं बनाई इस देश के अंदर, हमने कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई। मुझे तो शर्म इस बात की है कि 65 साल के बाद इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कंप्यूटर का कंसेप्ट देखा होगा, लेकिन आज भी इस देश के 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो पानी नहीं मिलता, उन्हें पीने का पानी नहीं मिलता। इस देश में दूध सस्ता है और पानी में बोतल में बिकने वाला पानी महंगा है। इनके जवाब नहीं है इनके पास। दिल्ली भी 15 साल राज किया, लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर 30% आबादी ऐसी है जहां पानी ही नहीं है, जहां खारा पानी तक नहीं है। तो ये मुद्दे आएंगे तो सरकार में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा धर्मनिरपेक्षता, गांधी जी, 2002 का दंगा, नरेंद्र मोदी, उनकी भाषा क्या है? अगर भाषा की बात करें तो राहुल गांधी ने कहा ये चोर है, सोनिया गांधी ने कहा ये मौत का सौदा करे। तो सवाल यह है कि आप भी कोई दूध के धुले नहीं है जो आपकी भाषा की बात आप कर रहे हैं। आपने भी भाषा का प्रयोग में यह कहा कि मुजफ्फरनगर में आईएसआई टच में है, फिर उससे आप मुकर गए। आपने शगुफा उछाला कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू आतंकवाद है, फिर उससे आप मुकर गए। तो सवाल यह है कि आप भी जुमलेबाजी सिर्फ इसलिए उछाल रहे हैं ताकि आपके मुद्दों को हवा में रखा जाए और लोग आपके गले को न पकड़े और आपसे सवाल न पूछे कि आपने 55 साल के बाद इस देश को ऐसे हालत में खड़ा कर दिया है कि न तो सीमा सुरक्षित है, न देश की राजधानी सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप 75 मिनट के इंटरव्यू में 1 घंटे तक महिला सुरक्षा की बात करते हैं और आपकी राजधानी के अंदर जब महिला के साथ बलात्कार होता है तो आपकी मुख्यमंत्री कहती है कि महिलाओं को रात के 8 बजे नहीं निकलना चाहिए। जी पुष्पेंद्र जी ने बहुत मुद्दे की बात कही, लेकिन मैं इनके जो 2-3 प्रश्न हैं उसके जवाब जरूर देना चाहूंगा। नहीं, इससे पहले रावत जी उन्होंने जैसे कहा कि कुछ कांग्रेस के नेता भाजपा में क्यों चले गए, मुझे समझना चाहिए कि चुनावी समय ऐसा होता है, चुनावी मौसम ऐसा होता है, मुझे नेता आवास पे आनंद भाई जाते हैं। आनंद भाई मुझे इसमें कोई इंद्रजीत ने के खिलाफ करा बात, उनके 48 घंटे के अंदर उन्हें क्लीन चिट दे देता है और ये बोलते हैं कि जी ये प्राइवेट पर्सन है। तो बाकी क्या, बाकी जिन्होंने करे थे घोटाले वो प्राइवेट पर्सन नहीं थे, प्राइवेट पर्सन नहीं था। देना चाहूंगा पुष्पेंद्र जी का, मैं दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देना चाहूंगा। आपने बात कही, मेरा इस पे कोई ऐतराज नहीं है। मैं चाहता हूं सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लें। मुझे इसका इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि जो धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न उठाए पहले उसके जवाब तो ले लीजिए, पहले जवाब तो सुन लीजिए। आपने जो प्रश्न उठाए हैं, अगर आपको सही में लगता है उनमें कोई गंभीरता है, कोई मुद्दे हैं, तो आपको उनका उत्तर भी सुनना चाहिए। मैं समझता हूँ आपके जवाब नहीं तो खाली प्लीज टेलीविजन के डिबेट में टीआरपी लेने के लिए इस तरीके के जुमले उछालना मैं समझता हूँ ये आपने जो मसले को जो ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए। अगर इसमें सही में गंभीरता है तो आपको उनका उत्तर देना चाहिए। बात सुनूंगा, मेरे 10 लाइन सुनने जी। मैं आपने जो ओपनिंग सेंटेंस कहा कि पुष्पेंद्र जी ने कहा कि लोग इधर से उधर जा रहे हैं मौसा चुनाव में, मेरा सवाल ये नहीं है। इस देश में धर्म आपने एक प्रश्न उठाया था, आपने एक लाइन सुन लीजिए, उसका जवाब भी आप, मैं आप करूं एक लाइन सुन लीजिए, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मतलब एक लाइन कह रहा हूं जी, मैं कह रहा हूं कि मुझे इस पे कोई ऐतराज नहीं है और मैं कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं हूं कि मेरे इस ऐतराज का कोई जवाब दें। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में विचारधारा से जो कटिबद्धता कांग्रेस दिखाती है, जो सेकुलरिज्म से कटिबद्धता दिखाते हैं, वो लोग कम्युनल पार्टी में कैसे जा रहे हैं? मेरा सवाल ये है, उनके जाने पर कोई ऐतराज नहीं है, कोई भी चला जाए। आनंद जी ये कह रहे हैं कि जगदम्बिका पाल जी हों, सतपाल महाराज जी हों, ऐसे लोग जो अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं कि हम सेकुलर हैं, हमारी धर्मनिरपेक्षता से हमारी कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा, वो अचानक से जब स्थिति बदलती है, एक ऐसी पार्टी में चले जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है उस पे व्यक्तिवादी जो है और उनका जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा हावी हो जाता है। क्या ऐसे लोगों का उत्तर इसका उत्तर खुद ही देंगे। अब इस मामले में हमको ये भी समझना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी भी जो है कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। अब ये आपको समझना चाहिए कि चुनावी वो मौसम होता है कि कुछ लोग आवास प्रवास इधर उधर करते हैं, उस पर कोई क्या कह सकता है। और ये आज का ही नहीं है, ये मेरे ख्याल से 1952 से चला आ रहा है। पुष्पेंद्र जी पत्रकार हैं, इनके पास बेहतर आंकड़े होंगे और इस चीज को समझते भी होंगे। और ये चुनाव में कोई मुद्दा नहीं होता है। चलिए, ये कोई मुद्दा नहीं होता है। इन आंकड़ों के आधार पर धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या नहीं कर सकते, सांप्रदायिक हैं उनकी भी व्याख्या नहीं कर सकते। अपनी छोटी सी चीज अपने 2012-13 में ग्रोथ रेट जो था वो 1.1% था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। आज की डेट में 13-14 के अंदर वो -0.02 या 0.3 ऐसा कुछ परसेंटेज है।
मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज क्या गुजरात मॉडल को डिबेट करने से ज्यादा ये बोलना या जनता को ये बताना कि आप इस स्थिति में जहां पहुंचाया हुआ है, वहां से आपने जो क्लेम करा है 10% पहुंचने का, वो आप कैसे करेंगे? मतलब देश के जो बड़े मुद्दे हैं कि आपके प्रधानमंत्री ने 2004 में लाल किला से बोला कि 100 दिन में खत्म करेंगे महंगाई, वो आज 3000 दिन हो चुके हैं, कहां गए? मतलब मेरा पॉइंट इतना सा है कि आज इन सारी कमियों को छुपाने के लिए एक व्यक्ति का नाम जिसका है लेकर के तमाम उसको लेकर ढोल पीट रहे हैं, लेकिन ये मुद्दों पे नहीं आ रहे जनता को बताने के लिए कि हमारी नाकामियों की वजह क्या है, देश की हालत की वजह क्या है। औद्योगिक ग्रोथ रेट जो पेश किया कि आज माइनस में क्यों है करके, पुष्पेंद्र जी भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि आज पूरे विश्व आर्थिक मंदी के चपेट पे है, और ऐसे हालात में केवल हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में, देखिए इस चीज पे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अगर विकास जो ग्रोथ रेट है आपके पास यूपीए के टाइम पे 6% है उनका ग्रोथ रेट उठा के आनंद जी से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं जी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि देश उस स्थिति में आज पहुंच गया है जो 91 में था। आपके घोषणा पत्र में आप कहते हैं कि देखिए साहब हमारा ग्रोथ रेट ये रहा है। अब देश को जो है इस बात को समझाइए आप इतने सारे आंकड़े दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री सच दे, वो बिल्कुल साफ सुथरे साफ शब्दों में जो कह रहे थे कि देश की आर्थिक किस संकट में पहुंच चुका है इन 10 सालों में, वो ठीक है, या आपका घोषणा पत्र में लिखा हुआ वो आंकड़े ठीक है? कौन सा ठीक है? देश किस पे भरोसा करे देश, ये बताइए मुझे। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो ये वक्तव्य दिया, चाहे उसमें आप उनका पिछले जो उनका भाषण रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने एलआईसी में, बिल्कुल देखिए हमारे घोषणा पत्र में ये बहुत स्पष्ट है कि यूपीए के टाइम पे आर्थिक विकास दर 6% थी, और आज यूपीए 2 की आप रावत जी चीजों को ना, रावत जी एक मिनट जी, नहीं आप जो प्रश्न है ना उसको घुमाइए मत। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम 91 में पहुंच गए और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये कहां तक उचित है? प्राइम मिनिस्टर को जानना चाहता हूं रावत, क्योंकि आनंद जी ने बहुत सारे आंकड़े दिए, मैं सिर्फ एक उनके घोषणा पत्र में कई सारी बातें कही गई है, उस पर तमाम बातों पे अलग अलग चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण अहम बातें हैं। मैं सिर्फ ये देश की जनता के लिए, दर्शक के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं या आपके घोषणा पत्र में सच बोला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पे आपको कहना चाहता हूं। 1991 का जो दशक था, हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने वो दशक बहुत नज़दीक से देखा। आप पत्रकार आप भी हैं, आपने भी बहुत नज़दीक से उस चीज़ को देखा होगा। और 1991 के दशक के दौरान में जो पूरे विश्व में जो आर्थिक मंदी थी, और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस देश को ग्लोबलाइजेशन के तहत फिर से जो है पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं आप अपने घोषणा पत्र में, वही मैं बात कर रहा हूँ ना जी। और 1996 में जब हमारी सरकार के पूरे 5 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ था, तो देश में आर्थिक उदारीकरण के तहत एक पूरे बाजार के उसमें और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विकास दर हमारी काफी बेहतर थी। और आज इन 10 वर्षों में आर्थिक मंदी लगभग 4 बार आई है। 2008 में भी आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन 2009 में कांग्रेस ने फिर वापसी की, क्योंकि उस दौरान में भी हमारी आर्थिक विकास दर तुलनात्मक दूसरे देशों के बेहतर थी। और आज फिर से वही हालात हैं, हम समझिए ना। देखिए आज हालात गंभीर हैं, आपके घोषणा पत्र में गंभीरता नहीं दिखाई देता है, उस गंभीरता से आप कैसे लड़ेंगे? आप दावे कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में आपका औसत ग्रोथ रेट ये रहा है। आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 10 वर्षों में 4 बार मंदी आई है पूरे देश में। जो होने वाले हैं आप उनके लिए सरकार के पास फंड नहीं है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मंदी आई है 2014 के चुनाव में आपने घोषणा पत्र लोगों के सामने रखा है, और इसमें इस समय देश में रोजगार की स्थिति हो, उत्पादन की स्थिति हो, इंडस्ट्रियल औद्योगिक उत्पादन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कृषि हो, आप देखिए तमाम जगहों पे कहीं ना कहीं तमाम जगहों पे आप जब नजर डालेंगे, उसी का नतीजा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक अर्थशास्त्री भी है, उन्होंने कहा कि साहब हम देश इस समय
बहुत संकट के दौर में पहुंच चुका है, लेकिन चीज को इंटरप्रेट कर रहा हूं ना, नहीं आप इंटरप्रिटेशन जो है कहने तो दीजिए। आज निसंदेह जो मनमोहन सिंह जी ने जो वक्तव्य कहा था, निसंदेह उसके कारण जो है आर्थिक मंदी जो आई थी वो है, और कहीं ना कहीं उनके वक्तव्य के पीछे ये मंशा भी है कि ऐसे नाजुक समय पे ये बहुत जरूरी है इस देश के लिए कि फिर से एक स्थिर सरकार मेरा वही सवाल है और ऐसे ही हालात आज फिर से इस देश में हैं क्योंकि इन 10 वर्षों में 4 बार आर्थिक मंदी आ गई, तो आप फिर से एक स्थिर सरकार की जरूरत है। चलिए छोटा सा सवाल है आनंद भाई, 2004 का घोषणा पत्र अपना देखें आप और उसके कवर पे बनी हुई तस्वीर देखें, और 2009 का घोषणा पत्र देखें और उसके कवर पे बनी तस्वीर देखें। तब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री को आपने प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया और बताया। क्या आपको 2014 के घोषणा पत्र को जारी करते वक्त यह डर लग रहा था कि मनमोहन सिंह की तस्वीर कि जैसे ही लोग देखेंगे तो लोगों को 2G से लेकर के AG तक सारी चीजें याद आ जाएंगी? तो इस बार आपके घोषणा पत्र में मनमोहन सिंह गायब क्यों है और प्रधानमंर का जो तस्वीर आपके वो क्यों गायब है? तस्वीर है, वो तस्वीर नहीं है, वो तस्वीर तो आप सरकारी दफ्तरों में लगाते हैं। फटके से गया जो सवाल पत्र में भी उनकी तस्वीर है, सोनिया जी और जो सवाल मैं आनंद जी से पूछ रहा था वही सवाल कि मुद्दा यह है कि देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, मुद्दा यह है कि देश में रोजगार की कमी है, मुद्दा यह है कि देश में शिक्षा की कमी है, मुद्दा यह है कि देश में आज कानून व्यवस्था बदतर हो रहा है, देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, मुद्दा यह है कि कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहा है, मुद्दा यह है कि नक्सलवाद बढ़ रहा है, मुद्दा यह है कि आपके आर्मी में आज एम्यूनेशन की भारी कमी हो रही है, मुद्दा यह है कि देश को आगे कैसे ले जाए, मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं संकट में है, मुद्दा यह है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हमने एवरेज ग्रोथ ये किया। उससे लड़ने की, देश को आगे ले जाने की जो बातें हैं, जो सवाल है, उस पे इस चुनाव में चर्चा क्यों नहीं है? उस चुनाव में नरेंद्र मोदी क्यों चर्चा में है? मुद्दा यह है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आपने बात कही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैंने शुरू में भी आपसे यही बात कही कि क्योंकि इन सब प्रश्नों का जो आप कह रहे हैं उत्तर ना होने के कारण, आप जब किसी एग्जाम में जाते हैं, दिलीप भाई आप जानते हैं कि जो व्यक्ति प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाता वो व्यक्ति क्या करता है, या तो नकल मारनी शुरू करता है या वो वहां पे न्यू सेंस बनानी शुरू करता है। और वो अब एग्जाम का जो समय है, ये जो प्रश्न आपने पूछे हैं उनका उत्तर कौन देगा जो पिछले 10 साल से रूल कर रहा है। और आप ये देखिए, हैरानी की बात है, अभी पिछले दिनों एक पूरा का पूरा एक ज्ञापन छपा था जिसमें इंटेलेक्चुअल्स ने सिग्नेचर किए हुए थे। उन्होंने पूछा कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, और चाहे वो मायावती हो, चाहे कोई भी दल हो, वो सबके सब कांग्रेस को छोड़कर मोदी को टारगेट क्यों बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने पिछले 10 साल में रूल किया। उससे हिसाब लो। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप ये देखिए कि एक पड़ोस में केएमपी, कुंडली मानेसर और पलवल, ये हाईवे बनना था, 100 किलोमीटर के आसपास है, पिछले 10 साल से बनना था। जमीन एक्वायर हो गई, सब कुछ हो गया, वहां पर पिलर खड़े हो गए क्योंकि उसमें वडेरा खानदान का हिस्सा लगा हुआ है। वो वैसे का वैसे ही सब तहस नहस पड़ा है। अब हाईवे बन नहीं रहे हैं। समय खत्म हो रहा है। एक मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। मोदी ने अपने भाषण में यह बात कही कि मैंने गुजरात के अंदर टोल फ्री हाईवे किए हैं, तो यहां पर टोल फ्री होने की बजाय यहां तो टोल डबल हो रहे हैं। और इसलिए लोग जो है इन चीजों का प्रश्न पूछेंगे कि आफ्टर ऑल बिना रोड बनाए आप क्या कर रहे हैं। और इन प्रश्नों के उत्तर, गुड गवर्नेंस के ऊपर जो प्रश्न वो उठा रहे हैं, उनका उत्तर ना होने के कारण वो सीधा सीधा ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिनको ऊपर अब उनको चुप्पी साधनी पड़ी है। जब 84 की बात आई और जब 2013 की बात। धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री ने अपनी आखिरी रुखसती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चाई वर्णन की थी, वो मैं समझता हूं कि सच्चाई थी। और कांग्रेस पार्टी ने कल जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, वो झूठ का पुलंदा, सपने बेचने वाला एक ऐसा दस्तावेज है। मोदी पे मेरा लाइन फिर वही है कि मोदी को माइनस कर दें अगर, तो कांग्रेस पार्टी क्या बेचेगी इस देश के अंदर? कांग्रेस पार्टी को बेचने के लिए कुछ नहीं है। फूड बिल से लेकर के आरटीआई 4 राज्यों में दिख चुका, सूपड़ा साफ हो चुका है उनका उन बातों के करने पे। छोटा सा एग्जाम्पल देकर अपनी बात को कंक्लूड करूंगा।
एक इन्होंने दिया हुआ अपनी रिपोर्ट कार्ड में कि इन्होंने 36,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है फॉर हेल्थ जी 10 साल में, और उस 36,000 करोड़ में जो 2004 में या 2003 में 6 एम्स अप्रूव हुए थे वो आज तक नहीं बन पाए। तो ये तो हालात हैं। तो उसका सिंपल सा चीज है कि एक के पास सिर्फ इल्यूजन है बेचने को, जो इनके शहजादे हैं। दूसरी चीज जो अरविंद जी है वो सिर्फ टेलीविजन के लिए हैं, और एक आदमी यहाँ है नरेंद्र भाई मोदी जिसके पास विजन है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, और उससे इनकी दुकानदारी बंद होगी। इसलिए आपने रमन जी जो 6 एम्स एक तैयार होने की बात कर कितने भी एम्स खोल लीजिए भाई, इतने सारे एम्स खोलने के बाद भी इस देश में सोनिया का इलाज नहीं हो पाता, हमें तो विदेश जाना पड़ता है। कितनी शर्म की बात है, कम से कम ऐसा तो बहुत सारे आंकड़े दिए, आपने बहुत सारी खामियां गिनाई। क्या ये खामियां जो आप नरेंद्र गुजरात मॉडल के बारे में गिना रहे हैं वो देश में जो खामियां हैं वो भी गिनाएंगे, देश के जो मुद्दे हैं वो भी उठाएंगे, या नरेंद्र मोदी पे आक्रमण करके आपका काम बनता है वही बनाते रहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारे लिए ये घोषणा पत्र एक पवित्र किताब है, और 2009 का जो हमने घोषणा पत्र दिया था उसमें हमने बात कही थी कि हम खाद्य सुरक्षा हिंदुस्तान का उदाहरण लेता है कि हिंदुस्तान ने कैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। अमेरिका भी करना चाहता अपने नागरिकों के लिए, लेकिन नहीं कर पाया। और यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर दूं कि इस घोषणा पत्र में बनाने की बात की है, जो युवाओं के संदर्भ में बात है, स्वास्थ्य का अधिकार की बात कही है, पेंशन का अधिकार की बात कही है। आपके लिए मोदी मुद्दा है, मुद्दे को आप आगे रखेंगे? नहीं नहीं, हमारे लिए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वही चुनावी मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी कोई भी मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी विवादों में धन्यवाद, आप सबका इल्यूजन